नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम बसंत भाग 2 पाठ 18 संघर्ष के कारण मैं तुनक मिजाज हो गया धनराज पिल्ले नामक पाठ पढ़ने जा रहे हैं। जब धनराज पिल्ले 35 वर्ष के हुए तब विनीता पांडे ने उनका एक साक्षात्कार लिया था। साक्षात्कार बच्चों मशहूर लोगों का लिया जाता है, जो काफ़ी प्रसिद्ध लोग होते हैं उनका साक्षात्कार लिया जाता है, जिनसे कि सारी जनता उनके विषय में जान पाए। एक व्यक्ति प्रश्न पूछता है और दूसरा उन प्रश्नों का उत्तर देता है। जिससे प्रश्न पूछे जाते हैं वह साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू चल रहा होता है, वह इंटरव्यू देने वाला होता है। तो धनराज पिल्ले जी जो थे भारतीय हॉकी टीम के एक सुप्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। इसमें जब उनसे प्रश्न पूछा जाता है तो धनराज पिल्ले के बचपन से लेकर जब प्रश्न पूछा जाता है कि उन घटनाओं का वर्णन करो, तो धनराज पिल्ले जी बताते हैं कि बचपन जो था उनका खिड़की पुणे की तंग गलियों में व्यतीत हुआ था। अब वह मुंबई के हीरानंदानी पवई के कॉम्प्लेक्स में रहते हैं, जो कि घर उनको महाराष्ट्र सरकार द्वारा मिला गया है। जो अच्छा खेलता है उनको सरकार एक मकान गिफ्ट करती है, तो वो उनको गिफ्ट में मिला है। विनीता पांडे जी जब धनराज जी के लंबे कष्ट से भरे सफ़र के बारे में पूछती है तो धनराज जी बताते हैं कि उनका बचपन जो है अनेक कठिनाइयों से भरा हुआ था। उनका परिवार बहुत गरीब था और उनके दोनों भाई जो थे, उनके बड़े भाई हॉकी खेला करते थे। उन्हीं को देख के धनराज जी के मन में हॉकी खेलने की इच्छा जागी और वो उनके पास इतना पैसा नहीं था कि वो हॉकी खरीद सकते, तो वो अपने मित्रों से हॉकी मांगते थे, उधार में लेते थे, तब जाकर वो हॉकी का अपनी इच्छा पूरी कर पाते थे। फिर उनके भाई का जो चयन हो गया हॉकी टीम में, तो भाई ने अपनी पुरानी हॉकी स्टिक उनको दे दी। वो कह रहे हैं स्टिक तो पुरानी जो थी लेकिन मेरे लिए बहुत अनमोल थी, क्योंकि वो मेरी अपनी थी। पहली बार मुझे अपनी हॉकी स्टिक मिली थी। तो धनराज जी का व्यक्तित्व जो था, जब वह 16 साल के थे तो बहुत दुबले पतले थे। उनका बच्चों जैसा छोटा सा चेहरा था। जब वह मैदान में उतरते थे तो कोई भी उनके आगे टिकता नहीं था। अर्थात वो इतने फुर्तीले थे कि गेंद को अपने पास से कब घसीट के ले जाते हैं किसी को पता ही नहीं चलता था। उन्हें पहला मौका 1985 में मणिपुर में खेलने का मिला। वहाँ पे राष्ट्रीय जूनियर हॉकी में मिला। 1986 में उन्हें सीनियर टीम में चुना गया। उसके बाद उन्होंने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसके बाद वो सारे खेल जो थे हॉकी के अग्रणी रहे, सारे खेलों में जीतते ही रहे। और 1986 में उन्हें जब सीनियर टीम में चुना गया तो वह मुंबई आ गए और यहीं से इन्होंने अपने खेल में धूम मचा दी। इतना खेल खेला कि सबको पीछे छोड़ दिया और एक आसमान का चमकता सितारा बन गए। 1979 में ओलंपिक एशिया खेल में इनको चुना गया। तब से लगातार वह अपने खेल में अग्रसर होते रहे। उन्होंने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। विनीता पांडे ने जब उनसे साक्षात्कार में उनके तुनक मिजाज के बारे में पूछा कि आप इतने तुनक मिजाज मतलब इतने गुस्सैले क्यों हो, तो उन्होंने बताया कि बचपन में ही मैंने बहुत संघर्ष किया है और लोग मुझे उकसाते थे कि मैं गुस्सा करूं और मैं बहुत गुस्सा करता था। गुस्सा जैसे मेरी नाक पे धरा रहता था, तो इसीलिए मैं गुस्से वाला बन गया। और मैंने गरीबी देखी, बहुत अभाव देखा, ज़िंदगी में कोई भी चीज़ मुझे आसानी से नहीं मिली। उसे प्राप्त करने के लिए मेरे को गुस्सा आता था और मैं गुस्से से भरा रहता था। और उन्होंने देखा कि उनकी माँ उनके लिए कितना संघर्ष करती थी अपने बच्चों को पालने के लिए। इन सब बातों से मतलब जब किसी की इच्छा पूरी नहीं होती तो उसको गुस्सा आता है, तो इसलिए कहते मैं तुनक मिजाज हो गया। जब उनसे उनकी पढ़ाई के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा वे पढ़ाई में बहुत अच्छे नहीं थे, मतलब अच्छा पढ़ना नहीं जानते थे। सिर्फ 10वीं उन्होंने बड़ी मुश्किल से की है। और वो कहते थे कि मैं अगर हॉकी का खेल नहीं खेल रहा होता तो आज एक चपरासी की नौकरी भी मुझे नहीं मिलती। वो कहते मैं बीए नहीं हूँ लेकिन मैं बैचलर ऑफ हॉकी हूँ। वो किसी को भी कष्ट में नहीं देख सकते थे। अपनी गलतियों जब करते थे तो उसके लिए वो माफ़ी मांगने के लिए तैयार हो जाते थे। और धनराज अपनी माँ, अपनी भाभी और अपने दोस्तों की बहुत इज्जत करते थे। धनराज ने सबसे पहले जब कृत्रिम घास देखी, जिसको बोलते हैं एक्स्ट्रोटर्फ, तो राष्ट्रीय खेलों में जब 1988 में वो दिल्ली आए और उनको दिल्ली में जो उनके अंपायर वगैरह थे उनको समझा रहे थे कि तुमने कैसी हॉकी खेलनी है। उस टाइम वो झुक झुक के मैदान की घास को छू कर देख रहे थे और देख रहे थे कि क्या विज्ञान इतनी तरक्की कर लेता है।
इतनी तरक्की कर ली हमारे विज्ञान ने। और पहली बार इन्होंने एक कार खरीदी जो सेकंड हैंड थी, वो भी उनके किसी एम्प्लॉयर से उन्होंने ली थी। और वो ज़्यादातर इतने बड़े प्लेयर बनने के बाद भी मुंबई की लोकल ट्रेनों में ही सफ़र किया करते थे। एक बार सफ़र करते हुए एक पत्रकार ने उनकी फ़ोटो खींच ली और लिखा कि देखो, धनराज पिल्ले इतना बड़ा हॉकी का प्लेयर आज भी अपना पैसा व्यर्थ नहीं गंवाता है और ये लोकल ट्रेन में सफ़र करता है। उन्होंने गरीबी देखी बहुत। तो जब उनको पैसा मिलना शुरू हुआ हॉकी में, बेटा आजकल तो बहुत पैसा मिलता है, पहले ज़माने में इतना पैसा नहीं मिला करता था। तो जब उन्होंने पैसा जमा किया, सबसे पहले उन्होंने अपनी बहन की शादी करी और माँ को हर महीने कुछ ना कुछ राशि वो अवश्य भेजते थे। मतलब जिससे माँ का गुजर बसर चल जाए, अपनी माँ को हर महीने कुछ ना कुछ पैसे भेजते रहते थे। आज उनके पास फोर्ड आइकॉन गाड़ी है। उन्होंने सबसे पहले अपने परिवार की आर्थिक तंगी दूर करी कि मैं पहले अपने परिवार को कुछ दूं, मेरे कारण परिवार दोबारा गरीबी में ना रहे। तो सबसे पहले उनकी आर्थिक तंगी पूरी करी। वो विदेश ज़्यादातर जाते थे खेलने के लिए, क्योंकि विदेशों में जाकर ज़्यादा पैसा मिलता था। विदेश जाकर खेलने से जो राशि मिलती थी, उनसे उन्होंने 2 बेडरूम का एक छोटा-सा फ्लैट खरीदा ताकि हमें अपना घर मिल सके। उन्होंने हॉकी में बहुत प्रतिष्ठा दिलाई है, बहुत ज़्यादा हॉकी को ऊपर लेकर गए हैं। पहले ज़माने में जब हॉकी में इतना पैसा भी नहीं मिला करता था, तब उस ज़माने में उन्होंने जितना करा, हॉकी को आगे बढ़ाया। उन्हें भारत के राष्ट्रपति के साथ बैठने का मौका मिला, एक सेलिब्रिटी बन गए वो। और जब उन्हें पद्मश्री अवार्ड दिया, राष्ट्रपति के हाथों उन्हें यह अवार्ड मिला था। तो बेटा इतनी छोटी जगह से इतने संघर्ष करने के बाद उन्होंने हॉकी को एक बहुत बड़ा खेल समझकर खेला और उसको अच्छे से निभाया। तो इसीलिए बेटा अगर जो भी मेहनत करेगा तो कुछ ना कुछ ज़रूर बनता है। आप सब भी मेहनत करते रहिए। नमस्कार बेटा।